हेलो स्टूडेंट्स, क्लास 11th अकाउंटेंसी चैप्टर 21 फाइनेंशियल स्टेटमेंट विद एडजस्टमेंट हमारा चल रहा है, जिसका क्वेश्चन नंबर 16 तक हम लोगों ने लास्ट वीडियो में कवर कर लिया है। आज हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 17 से। चलो देखते हैं क्या कहता है आपका। प्रीपेड एक्सपेंसेस इज प्रीपेड एक्सपेंस क्या है? ए, एन एक्सपेंस, बी, a liability, C, an asset, और D कह रहा है an income। देखिए, प्रीपेड एक्सपेंस वैसा एक्सपेंस जो आपने प्री यानी पहले ही कर दिया है ना, पहले कर दिया है आपने पैसा खर्च, लेकिन उसका बेनिफिट अभी तक आपने लिया नहीं है, उसे हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। जो कि हमारे लिए क्या होता है, पहले हम बता देते हैं कि ये मेरे लिए आपका एसेट है, ये आपका करंट एसेट है। कैसा एसेट है? करंट एसेट है। अब प्रीपेड एक्सपेंस के बारे में अगर हम बात करें तो अकाउंटिंग इक्वेशन आप याद कर सकते हैं, जिसका नाम दूसरा नाम है बैलेंस शीट इक्वेशन। तो प्रीपेड एक्सपेंस जो है आपका वो कहाँ दिखता है? पहले हम अकाउंटिंग इक्वेशन और वही बैलेंस शीट इक्वेशन भी है तो समझ में आ जाएगा। देखिए, एसेट जो होता है वो बराबर होता है कैपिटल प्लस लायबिलिटी या लायबिलिटी प्लस कैपिटल के। बिजनेस के पास मान लीजिए पहले से कैश है 10,000 रुपीज़ जो कि ऑनर ने लगाया है, तो कैश 10,000 प्लस आउटसाइड लायबिलिटी 0 और ऑनर ने लगाया है तो कैपिटल इंक्रीज हो जाएगा 10,000 से। ठीक, अब आपने क्या किया, मान लीजिए कि आपने रेंट पे किया, और रेंट कैसे पे किया? तो मान लो कि जो आपका ईयर है वो है आपका 1 अप्रैल 2018 टू ख़त्म कब होगा? 31 मार्च 2019। ये आपका फाइनेंशियल ईयर है। इसके बाद जो ईयर आपका स्टार्ट होगा वो है मान लो अप्रैल 2000, मतलब इसके बाद 2019-20 आपका जो फाइनेंशियल ईयर वो स्टार्ट होगा। तो ये होगा मान लो कि आपका 1 अप्रैल से स्टार्ट होगा और ख़त्म कब होगा? ये ख़त्म होगा 31 मार्च 2020। ठीक है, और स्टार्ट हो रहा है 1 अप्रैल 2019 टू 20। ये आपका एक फाइनेंशियल ईयर है। अभी ये चल रहा है फाइनेंशियल ईयर, और इसमें आपने इस मंथ क्या किया कि मान लो एक रेंट था जो कि बिजनेस के लिए क्या है? एक्सपेंस है। रेंट है, मान लेते हैं 100 रुपये का रेंट है, और 12 महीने का अगर रेंट बोले तो 1200 रुपया बिजनेस के लिए एक्सपेंस होगा, खर्च होगा। ठीक है, तो अगर खर्च होगा तो जानते हैं कि जो एक्सपेंस है उससे कैश भी घटता है और कैपिटल भी घटता है। क्यों घटता है कैश भी और कैपिटल भी? क्योंकि देखिए, एक्सपेंस से प्रॉफिट कम होता है और अल्टीमेटली जो प्रॉफिट है वो जाके कैपिटल में ऐड होता है। तो अगर कैपिटल प्रॉफिट कम होगा तो जाहिर सी बात है कैपिटल भी कम होगा। ठीक है, तो इससे आपका चूंकि रेंट एक एक्सपेंस है तो पैसा कैश तो घटेगा ही घटेगा, साथ ही साथ प्रॉफिट कम होगा जिससे आपका कैपिटल भी कम होगा, तो आपका कैपिटल भी 1200 रुपये से कम होगा। यानी एक्सपेंस से कैश घटता है और कैपिटल भी घटता है। ठीक है, लेकिन यहाँ पर क्या किया कि 1200 रुपये तो खर्च है ही, आपने मान लो रेंट दे दिया 15 महीने का। ठीक, और कितना रेंट दे दिया? 1500 दे दिया। तो 1200 तो
2018-19 का हो गया, और 300 इसमें प्लस कर दो, जो कि आपका कब का हो गया, नेक्स्ट ईयर का हो गया। नेक्स्ट ईयर में कौन कौन सा मंथ का बोलिए, तो अप्रैल का हो गया, मई का हो गया और जून का हो गया। ठीक है, ये तीनों मंथ आप मान लीजिए, यहाँ से हम ले लेते हैं ऐसे 1 मंथ, 2 महीना और 3 महीना, यानी हर महीने का 100 रुपये यानी 300 रुपये आपने एडवांस में यानी प्री पेड कर दिया। और कब कर दिया, तो इसी महीने में आपने कर दिया 1500 पे, जो कि 1200 तो आपका 18-19 का है, तो हम माइनस कर देंगे 1200 क्योंकि इस महीने का एक्सपेंस है, तो माइनस कर दिया मैंने 1200, क्योंकि एक्सपेंस से कैश घटता है और कैपिटल भी घटता है। इसमें 300 रुपये जो था वो आपका नेक्स्ट ईयर का था। तो क्या नेक्स्ट ईयर आपने अप्रैल, मई और जून में जो रेंट आपने जो दिया है, क्या उस जगह का, उस रेंट का आपने इस्तेमाल किया, नहीं किया? तो बताइए, कैश तो आपने दे दिया ना इस साल 2018-19 में, कैश आपने 1200 और 300 यानी 1500 रुपये, यानी 300 कैश टोटल आपने 1500 तो दिया, यानी 300 नेक्स्ट ईयर का भी दिया। तो कैश तो माइनस होगा इस ईयर, लेकिन क्या कैपिटल माइनस होगा? नहीं होगा। क्यों? क्योंकि अभी तक आप वो खर्च हुआ कहाँ है, पैसा तो कम हो गया है, ठीक बात है, लेकिन खर्च हुआ कहाँ है? अभी आपने उस जगह का इस्तेमाल किया कहाँ है? तो ये आपका ऐड हो जाएगा किसमें, प्री पेड रेंट, एक एसेट बन जाएगा, और हम 300 रुपये प्लस करेंगे प्रीपेड रेंट के नाम से, ना कि कैपिटल घटेगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्रीपेड रेंट 300 हो जाएगा। ये प्रीपेड क्या है, देखिए किस साइड में लिखे हैं, एसेट साइड में लिखा है, मतलब ये एसेट है, करंट एसेट है, यानी प्रीपेड एक्सपेंस में प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड सैलरी हो, प्रीपेड वेजेस हो, सबका ट्रीटमेंट एक जैसा ही होगा। तो यहाँ पर 300 रुपये यहाँ पे प्लस कर दिए। अच्छा, तो ये तो आपका एक्सपेंस हुआ, नहीं तो कैपिटल से ये कम होगा नहीं। इसके बाद अगर हम बात करें कि आपने नेक्स्ट ईयर इन तीनों महीने का जो रेंट का आपने इस्तेमाल करना था, वो तीनों महीना यानी अप्रैल, मई और जून में आपने रेंट का इस्तेमाल कर लिया। जब नेक्स्ट ईयर आपने रेंट का इस्तेमाल कर लिया, तो क्या अभी भी प्रीपेड कुछ बचा? नहीं। तो फिर क्या करिएगा, 300 रुपया प्रीपेड रेंट माइनस करिएगा और 300 रुपये यहाँ पर कैपिटल माइनस कर दिया, क्योंकि कैश तो ऑलरेडी आपने दे चुका है, आप दे चुके हैं, तो प्रीपेड रेंट खत्म हो गया, जीरो हो गया, और यहाँ पर कैपिटल माइनस, फिर ये एक्सपेंस में कन्वर्ट हो जाएगा, 300 रुपये कैपिटल माइनस हो जाएगा। ये होता है आपका। तो बस अभी तो सिर्फ इतना पूछा है, यहाँ पे ये सब छोड़ दीजिए, ये पूछा है कि 300 रुपया जो है यहाँ पर प्रीपेड एक्सपेंस वो है क्या, तो ये क्या है, आपका एसेट है। कैश तो माइनस हुआ है ना, और एक्सपेंस लिखा हुआ तो एक्सपेंस मत कर दीजिएगा, क्योंकि अभी तक आपने उस सर्विस का इस्तेमाल नहीं किया, आपने उस जगह का इस्तेमाल नहीं किया, अगर रेंट की ही बात कर रहे हैं तो ये प्रीपेड एसेट है, क्योंकि आपको नेक्स्ट ईयर अप्रैल, मई और जून का रेंट नहीं देना होगा, इसलिए वो एसेट की कैटेगरी में आता है। पैसा आपने दे दिया, इसलिए तो बोलते हैं प्री पेड एक्सपेंस, पहले ही खर्च कर दिया लेकिन इस्तेमाल नहीं किया है आपने, इसलिए वो आपका एसेट की कैटेगरी में आता है। ठीक है, और जब आप इस्तेमाल कर लोगे तो यहाँ से माइनस, फिर वो खर्च हो गया, तो प्रीपेड रेंट खत्म हो गया और कैपिटल लेस हो जाएगा। ठीक है, तो फिलहाल बस ये कहेंगे कि यहाँ पर ये क्या है, एसेट है, एन एसेट, और एसेट में भी करंट एसेट है। ठीक है, चलिए इसको हटा दें। 17 के बाद क्वेश्चन नंबर 18। अकाउंटिंग में जितना भी टर्म्स है बच्चों, उसको डिटेल में समझने की कोशिश करो, क्योंकि अगर हल्के में समझोगे तो फिर कुछ क्वेश्चन बनेगा और फिर कुछ क्वेश्चन नहीं बनेगा। तो अकाउंटिंग क्वेश्चन, बैलेंस शीट इक्वेशन जैसे आपको समझ में आता है, वैसे जहाँ तक आपका दिमाग काम करता है डीपली समझने की कोशिश करो। क्वेश्चन नंबर ये था, उसके बाद प्रीपेड एक्सपेंस अकाउंट, प्रीपेड एक्सपेंसेस
अकाउंट इज अ, कौन सा अकाउंट है? प्रीपेड। ऑप्शन ए, ऑप्शन ए हो गया पर्सनल अकाउंट, बी हो जाएगा आपका रियल अकाउंट, सी नॉमिनल अकाउंट, और डी ऑल ऑफ दीज। प्रीपेड एक्सपेंस, कोई भी एक्सपेंस सिर्फ एक्सपेंस हो तो वो होता है आपका नॉमिनल अकाउंट, जो कि रूल होता है आपका डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस। जो भी एक्सपेंस होगा या लॉस होगा उसको हम डेबिट करेंगे एंड क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन्स। जो भी इनकम गेन होगा उसको क्रेडिट करेंगे, यानी कोई भी एक्सपेंस हो या लॉस हो वो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है। तो यहाँ पर अगर हम एक एक्सपेंस की बात करें, जैसे मान लो प्रीपेड सैलरी हो, अपने एम्प्लॉय को, बिजनेस ने अपने एम्प्लॉय को सैलरी दिया, या अभी रेंट का एग्जांपल लिए हैं तो रेंट का एग्जांपल हम लेके समझाते हैं। रेंट भी आपका एक्सपेंस है, तो रेंट क्या है? एक्सपेंस है, और ये होगा नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आता है रेंट। ठीक है, रेंट एक्सपेंस है तो नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। लेकिन यहाँ पर क्या लगा हुआ है? प्रीपेड लगा हुआ है। अब रेंट के पीछे क्या लग गया? प्रीपेड। अब ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये रेंट आपने किसी पर्सन को दिया है ना? किसी पर्सन को, मान लो यहाँ पे कितना था प्रीपेड था यहाँ पे 300 रुपया, है ना? अभी मैंने जो समझाया था प्रीपेड क्या था ना? देखो यहाँ पे अप्रैल मई जून का 300 रुपया प्रीपेड था। तो यहाँ पर जो 300 रुपया है प्रीपेड, ये क्या इंडिकेट कर रहा है कि ये प्रीपेड यानी पहले ही दे दिया है, किसी पर्सन को दे दिया है। किसे दे दिया है? लैंडलॉर्ड को दे दिया है, जो उस मकान का या जो बिल्डिंग का मालिक है उसको मैंने ये रेंट 300 रुपया एडवांस यानी प्रीपेड किया है। तो रेंट तो एक्सपेंस है बिजनेस के लिए, लेकिन प्रीपेड इनडायरेक्टली किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, इसलिए ये जो आपका प्रीपेड रेंट है ये क्या बन जाएगा? ये आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा। कौन सा अकाउंट बन जाएगा? रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, क्योंकि अब ये रेंट किसी पर्सन को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट यानी इनडायरेक्टली ये किसी को रिप्रेजेंट कर रहा है, किसी पर्सन को, इसलिए रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो होगा ऑप्शन नंबर ए करेक्ट, पर्सनल अकाउंट। पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में 3 पर्सनल अकाउंट आपका आता है। पर्सनल अकाउंट को अगर आप बात करें तो 3 भाग में बांटा गया है। एक हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, एक हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, और तीसरा हो गया आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट। ठीक है, बोलिए। तो 3 भाग में इसको बांटा गया है पर्सनल अकाउंट को। एक हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जैसे राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, गीता अकाउंट, है ना? ये हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट, जो नेचुरल पर्सन के नाम पर खोला गया है, तो वो हो गया आपका नेचुरल पर्सनल अकाउंट। इसके बाद हो गया आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट। आर्टिफिशियल किसी फर्म, किसी कंपनी के नाम पर जब आप अकाउंट खोलते हो, जैसे कंपनी एक आर्टिफिशियल पर्सन है, तो आप जो है यहाँ पर आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट, है ना, जैसे रिलायंस अकाउंट हो गया, या कोई भी आपका कंपनी का नाम हो गया या बिजनेस का नाम हो गया, तो वो आपका आर्टिफिशियल पर्सनल अकाउंट में आएगा। और
रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट, आउटस्टैंडिंग सैलरी, सैलरी आपका नॉमिनल अकाउंट है, उसके पीछे लग गया आउटस्टैंडिंग, यानी वो अब किसी पर्सन को इनडायरेक्टली रिप्रेजेंट कर रहा है, तो आउटस्टैंडिंग सैलरी, आउटस्टैंडिंग रेंट या फिर प्रीपेड रेंट, इस टाइप का कुछ भी होगा वो आपका रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। क्लियर है बात? तो यहाँ पर अब बात करें कि प्रीपेड रेंट किस कैटेगरी में आना है, तो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट में, लेकिन है ये क्या, तो अगर तीनों की बात करें तो तीनों पर्सनल अकाउंट तो है, इसलिए यहाँ पर पर्सनल अकाउंट में टिक करेंगे हम। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 के बाद क्वेश्चन नंबर 19 देखते हैं। और ये सारी बातें अगर आपको समझ में आती हैं तो आप फटाफट क्वेश्चन को टिक करके आगे बढ़ोगे। कोई भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जब उठाओगे तो सबसे पहले सारा चैप्टर आपको पढ़ा हुआ होना चाहिए, सारा चैप्टर आपको आना चाहिए, उसके बाद डिटेल में आना चाहिए, उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन सॉल्व करोगे और फटाफट आगे बढ़ते जाओगे। बाकी जहाँ डिटेल का ज़रूरत है वहाँ डिटेल देखोगे, करोगे, खोजोगे और उसके बाद आगे बढ़ते जाओगे। क्वेश्चन नंबर 19, इनकम रिसीव्ड इन, एक जैसा ही क्वेश्चन सारा पूछ रहा है, एडवांस इज ए liability, B an asset, C an expense और D an income। फिर से हम रेंट की ही बात करते हैं, इस बार दिया नहीं है, बिजनेस ने बोलिए रेंट लिया है, ठीक है, तो बिजनेस के लिए इनकम होगा, रेंट लिया है। अब ये क्या पूछता है कि बिजनेस में मान लो कि कोई जगह खाली है जिसका आपने रेंट पे दे दिया किसी को, तो आप बदले में रेंट लोगे भी, तो अगर रेंट देते हो तो एक्सपेंस है, लेते हो तो इनकम है। तो एसेट बराबर होता है लायबिलिटीज प्लस कैपिटल के। अब बिजनेस ने रेंट लिया है, मान लो पहले से बिजनेस स्टार्ट हुआ तो ऑनर ने 10,000 रुपये लगाया था, तो कैश प्लस कैश लिख देते हैं, कैश प्लस 10,000 और कैपिटल प्लस 10,000। अब इस बार बिजनेस ने मान लो रेंट लिया है तो बिजनेस के लिए इनकम है। सेम एग्जांपल ले लेते हैं, रेंट था 100 रुपया, है ना, 12 महीने का अगर हम रेंट लेते हैं सर, देते नहीं हैं, लेते हैं, तो 1200 रुपया इनकम हुआ, ठीक। तो इस साल का इनकम 1200 हुआ, तो इनकम जैसे एक्सपेंस से कैश घटता है, कैपिटल घटता है, वैसे इनकम से कैश बढ़ता है और कैपिटल बढ़ता है, क्योंकि इनकम अल्टीमेटली प्रॉफिट को बढ़ाता है और प्रॉफिट अल्टीमेटली कैपिटल में आके ऐड होता है और जिससे कैपिटल बढ़ता है। तो एक्सपेंस से कैश भी घटता है, कैपिटल भी घटता है, इनकम से कैश भी बढ़ेगा और कैपिटल भी बढ़ेगा, क्योंकि वो प्रॉफिट को बढ़ाता है तो कैपिटल भी बढ़ेगा। खैर, अब मान लो किसी ने वही मान लो 300 रुपये का एडवांस रेंट लिया, अब हमने दिया नहीं है बल्कि उल्टा ले लिया है किसी से 3 महीने का, तो पैसा तो आया ना, 300 रुपये प्लस करेंगे, तो क्या जो 300 रुपये मेरे पॉकेट में एडवांस आया है, मतलब उसने अभी तक जगह का इस्तेमाल किया नहीं है, तो क्या जो मेरे पॉकेट में 300 रुपये आया वो मेरा एसेट है? नहीं, उसने जगह का इस्तेमाल नहीं किया है, तो ये मेरा कहलाएगा आपका प्लस हो जाएगा एडवांस रेंट प्लस हो जाएगा 300 रुपये, ये मेरा लायबिलिटी बनेगा, लायबिलिटी क्रिएट कर, जब दिया था
तो प्रीपेड रेंट आपका जो है एसेट बना था, और जब लिया है तो वो मेरा एडवांस रेंट करंट लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा, यानी लायबिलिटी की कैटेगरी में आएगा आपका। ये जो है एसेट या एक्सपेंस या इनकम नहीं होगा, बल्कि ये लायबिलिटी क्रिएट करेगा। इनकम तो तब हो जाएगा जैसे ये 1200 रुपये, ये मैंने साल भर का रेंट वो इस्तेमाल किया, रेंट दे दिया और इनकम हो गया, तो कैपिटल प्लस हो गया। लेकिन यहाँ पर क्या है कि पैसा तो आया लेकिन लायबिलिटी क्रिएट किया, इनकम नहीं। यहाँ पर इनकम अगर होता मान लीजिए यहाँ पे, ठीक है, तो कैपिटल भी यहाँ पे प्लस करते हैं। लेकिन यहाँ पर जो क्या बन गया है कि यहाँ पर वो एक तरह से बोझ बन गया है मेरे बिजनेस के सर पे, कि भाई वो पैसा अभी तक उसने इस्तेमाल नहीं किया है और अब पैसा एडवांस में लेकर के, तो वो हमेशा लायबिलिटी क्रिएट करता है। आप ही सोचो कि आपने किसी को रेंट पे दिया है और 12 महीना तो वो रह लिया, 12 महीने का आपको रेंट दे दिया, 3 महीना वो रहा नहीं है, लेकिन बोला कि लीजिए सर पैसा आप लीजिए, आप पकड़िए, हम 3 महीना रहेंगे लेकिन पैसा आज ही पकड़िए, आप आज ही के डेट में हम आपको देते हैं। तब क्या होगा, तब वो आपके ऊपर लायबिलिटी क्रिएट करेगा। इसलिए सीधा याद रखिए ये क्या होगा, आपका लायबिलिटी क्रिएट करता है। ठीक है, और इसी से बैलेंस शीट भी आपका बनता है, बैलेंस शीट भी आपका टैली हो जाता है। इसलिए हम अकाउंटिंग इक्वेशन को बैलेंस शीट इक्वेशन भी कहते हैं, और ये भी समझना आपको ज़रूरी है। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, रेंट कर ही रहे हैं और रेंट का सवाल भी पूछ रहा है। चलिए अभी क्या पूछा आपसे, प्रीपेड रेंट, अभी पूछा प्रीपेड रेंट कहाँ शो करेंगे, शोन इन या शोन एज ए। 20 है ना, करंट एसेट बी, करंट लायबिलिटी सी, फिक्स्ड एसेट, और डी है इनकम, सोन एज। ठीक है, बता तो दिया मैंने, ये क्या होगा आपका करंट एसेट। अभी तो बताया मैंने इसके पहले कि जो प्रीपेड रेंट है वो क्या होगा, या प्रीपेड रेंट हो, प्रीपेड सैलरी हो, जो भी होगा, जो भी एक्सपेंस को आपने प्रीपेड, जो भी एक्सपेंस को आपने प्रीपेड किया होगा वो रिप्रेजेंटेटिव पर्सनल अकाउंट बन जाएगा, और प्रीपेड रेंट जो है वो करंट एसेट की कैटेगरी में आएगा। ठीक है, तो ये हो गया आपका करंट एसेट। करंट लायबिलिटी बनेगा नहीं, फिक्स तो बनेगा भी नहीं, इनकम भी नहीं है ये आपका, है ना, वो क्या है आपका करंट एसेट की कैटेगरी में आता है। क्वेश्चन नंबर 21 यहाँ पर। अकाउंटिंग इक्वेशन जब समझ जाओगे ठीक से, तो बैलेंस शीट भी आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा कि बैलेंस शीट कैसे प्रिपेयर होता है, कैसे कैश बढ़ रहा है, कैसे कैश घट रहा है, कैसे कैपिटल बढ़ रहा है, वो तमाम चीज़ें आपको फिर बहुत अच्छे से समझ में आने लगेगी। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कहता है, बिल्स रिसीवेबल, इसको शॉर्टकट में बोलते हैं BR, बिल्स रिसीवेबल, क्या करा लिया गया है, डिस्काउंटेड, बट नॉट ड्यू टिल डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स इज शोन एज, कहाँ शो करेंगे, ए लाइबिलिटीज साइड, बी
एसेट साइड सी, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, और डी फुट नोट्स, और क्या लिखता है कंटिंजेंट लाइबिलिटी। देखिए बिल्स रिसीवेबल जो था वो मैंने तो बताया है कि बिल्स रिसीवेबल में कितने पार्टी होते हैं, या बिल्स ऑफ एक्सचेंज में तो 3 पार्टी होते हैं। उसमें एक होता है ड्रॉअर, ड्रॉई और पेई, 3 पार्टी होता है ना। तो बिल जब जिसके ऊपर ड्रॉ किया जाता है, यानी बिल जो बनाता है वो कहलाता है ड्रॉवर, और बिल जिसके ऊपर बनाया जाता है वो कहलाता है ड्रॉई। वो बिल को एक्सेप्ट करके यानी अपना साइन करके किसको दे देता है, ड्रॉवर को, यानी जो बिल होता है वो ड्रॉवर के पास होता है, जो एक्चुअली में जो सामान जिसने सेल किया है, ड्रॉवर बोलिए या सेलर बोलिए या क्रेडिटर बोलिए, तो उसको बिल वापस कर दिया जाता है, बिल उसी के पास होता है। अब वो क्या किया, डिस्काउंट करा दिया, क्योंकि वो एक लीगल पेपर है तो वो बैंक में जाकर के डिस्काउंट करवा सकता है। बल्कि मैं इसमें क्या होगा कि बैंक अपना डिस्काउंटिंग चार्जेस काट लेता है। तो डिस्काउंट करवा लिया बैंक से, जैसे 10,000 का है तो हो सकता है बैंक 500 रुपया काटे और 9,500 रुपया जो है सेलर को या जो बिल लेकर गया है उसको दे देगा। बोलता है बट नॉट ड्यू टिल ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट इज सोन एज। तो क्या किया गया है, नॉट ड्यू, उसको ड्यू नहीं किया गया है, बट नॉट ड्यू यानी ड्यू नहीं हुआ है टिल डेट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट, यानी फाइनेंशियल स्टेटमेंट हम प्रिपेयर कर रहे हैं लेकिन उसका मैच्योरिटी डेट उसके बीच में नहीं है। अब क्या हुआ कि ये था आपका पर्सन जिसके पास बिल था, यानी ड्रॉवर, ये बिल है आपका, और ये बिल जो है बैंक से जा कर के डिस्काउंट करवा लिया, ठीक। तो लाइबिलिटी तो इसी का बनता है ना, इसने जाकर बिल डिस्काउंट करवाया है बैंक से इसने। तो अब ये जो है बिल जिसको बैंक से डिस्काउंट करा लिया लेकिन ड्यू डेट भी नहीं आया है, तो फाइनेंशियल स्टेट में क्या दिखाएंगे उसको हम, एसेट के तौर पे दिखाएंगे, लायबिलिटी के तौर पे दिखाएंगे, एक्सपेंस के तौर पे या इनकम के तौर पे प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में दिखाएंगे, या फिर ये कंटीजेंट लायबिलिटी क्रिएट करता है। ये क्या है आपका कंटीजेंट लायबिलिटी का मतलब वैसा लायबिलिटी जो फ्यूचर में अकर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है। तो ऐसा लायबिलिटी को हम फुट नोट्स के तौर पे दिखाते हैं बैलेंस शीट के बाहर, है ना, फुट नोट्स के तौर पे दिखाएंगे, क्योंकि यूजर्स को सारा जानकारी देना है कि भाई कौन सा लायबिलिटी एक्चुअल लायबिलिटी है, जो एक्चुअल लायबिलिटी है वो बैलेंस शीट के लायबिलिटी साइड में दिखता है, और जो एक्चुअल लायबिलिटी यानी लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है नहीं भी हो सकता है उसको बोलते हैं कॉन्टीजेंट लायबिलिटी, और वो हम बैलेंस शीट में नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि वो लायबिलिटी बन भी सकता है नहीं भी बन सकता है, तो उसको बोलते हैं कंटीजेंट लायबिलिटी। अब बिल से इसे पर डिस्काउंट करा लिया है तो एक लायबिलिटी बन रहा है कि भाई बैंक वाले को पैसा देना है, और बैंक वाले को पैसा देगा कौन देगा, वो देगा आपका ड्रॉई। ड्रॉई मतलब जिसको पेमेंट करना है, डेटर। तो ठीक है, डेटर जो पैसा है वो एक्चुअली में देता तो इसको, या जो पेई होता जिसको देने बोलता, तो अब ये पहले ही डिस्काउंट करवा लिया है बैंक से, तो बैंक में इन दोनों के बीच में बात हुआ है ना। तो ये क्या आपका होगा बताइए, फिर डिस्काउंट करवा लिया है पहले ही बैंक से और पैसा रख लिया है ये पर्सन जो कि कहता है हम जो सेलर है आपका, तो ये जो है वो एक लायबिलिटी क्रिएट करेगा किसके ऊपर, इसके ऊपर, यानी बिजनेस के ऊपर एक लायबिलिटी क्रिएट करता है। और वो कैसा लायबिलिटी है, हो सकता है कि डेटर मैच्योरिटी डेट के दिन पैसा दे या हो सकता है कि ना दे। तो एक लायबिलिटी क्रिएट कर रहा है कि बिल को मैंने पहले ही डिस्काउंट करवा दिया है और वो एक्चुअल लायबिलिटी में कन्वर्ट हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है कि ड्रॉई पैसा दे दे। तो इसको हम कहाँ दिखाएंगे, एज एन कंटीजेंट लायबिलिटी फुट नोट्स में दिखाएंगे, ठीक है। ये होगा आपका क्वेश्चन नंबर 21 के बाद क्वेश्चन नंबर ठीक है, क्वेश्चन नंबर 22 भी हम लोग लगे हाँ तो देख लेते हैं क्या कहता है। बोलता है अ सरप्लस ऑफ रेवेन्यू
over its cost is known as capital, B profit, C asset और D none of these। सरप्लस ऑफ रेवेन्यू, रेवेन्यू मतलब एक साल में जो भी आपने पैसा कमाया विथ कॉस्ट आपके पास आ गया तो बोलते हैं रेवेन्यू। रेवेन्यू माइनस आप बोल सकते हैं एक्सपेंस, या जो आप रेवेन्यू को अर्न करने के पीछे आपने जो खर्च किया कॉस्ट है ना, जो भी आपने एक्सपेंस किया, तो रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, प्रॉफिट। यही होगा ना। तो 100 रुपये आपने कमाया और इसको कमाने के पीछे मानो 40 रुपये खर्च हुआ तो प्रॉफिट क्या हुआ, 60 रुपये का। तो बोलता है कि सरप्लस ऑफ रेवेन्यू ओवर कॉस्ट, यानी सरप्लस ऑफ रेवेन्यू का मतलब अतिरिक्त है, ज़्यादा है। ज़्यादा कितना है, तो 100 रुपये ये है, कॉस्ट 40 रुपये है, तो 60 रुपये जो ज़्यादा बचा, यानी जो सरप्लस बचा, जो अतिरिक्त पैसा बचा, वो क्या है, वो प्रॉफिट है, प्रॉफिट होगा। कैपिटल नहीं होगा, एसेट भी नहीं होगा, है ना, वो क्या होगा आपका प्रॉफिट। और प्रॉफिट फिर क्या करेगा, तो प्रॉफिट को ऐड कर देंगे हम कैपिटल में, तो कैपिटल उसे इंक्रीज करेगा। ठीक है, तो प्रॉफिट जो होता है उससे कैश भी बढ़ता है और कैपिटल भी बढ़ता है। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया क्वेश्चन नंबर 22। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 23 से हम आपका नेक्स्ट वीडियो में स्टार्ट करेंगे। आज के लिए इतना ही बच्चों, थैंक यू।